अस्सलाम वालेकुम। अगले क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक है दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन एक बहुत मशहूर गैस इक्वेशन है। इतनी मशहूर है कि लॉन्ग में भी कभी कभार आ जाती है बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, लॉन्ग में ना भी आए तो इसमें से जो है एक दो शॉर्ट या फिर एमसीक्यू लाजमी जो है देखने को मिल ही जाता है। तो इसको समझना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है आपने जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं वो सब जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। अगर आपको जनरल गैस इक्वेशन अभी ना आई तो इसके बाद कोई भी टॉपिक होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, जितने आगे टॉपिक यूज होंगे तकरीबन सब में जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल है। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है ये जनरल है इक्वेशन। ठीक है, ये गैसेस के लिए है और ये आइडियल गैसेस के लिए है। जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए है। जिस तरीके से चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये आइडियल गैसेस के लिए थे, इसी तरीके से जनरल गैस इक्वेशन ये भी आइडियल गैसेस के लिए ही है। ये भी आइडियल गैसेस के लिए ही है। तो इसलिए इसको जनरल गैस इक्वेशन के साथ साथ आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन किताब पर लिख लो, जहां जनरल गैस इक्वेशन का लफ्ज है ना वहां पर साथ लिख लो इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। या इसका एक और नाम भी है दैट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेशन चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ इन तीनों को मिलाने से वजूद में आती है। कैसे आती है, इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, उस पर बातें भी करते हैं। आप सभी जानते हो कि बॉयल्स लॉ कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, P इज इक्वल टू K बाय V यूं लिख देते हैं, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P यूं भी लिख देते हैं। ठीक है, और बॉयल्स लॉ की जो कांस्टेंट्स हैं वो क्या हैं, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ ऐसे डिफाइन करते हो ना, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure provided temperature and the number of moles of a gas are constant। number of mole और temperature का constant रहेगा तो वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ कहता है, चार्ल्स लॉ जो चार्ल्स ने 1787 में दिया था, बॉयल्स लॉ 1665 में रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है प्रोवाइडेड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ की यही स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बड़ा टी जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जाहिर करता है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको आप यूं लिख लेते थे कि V इज इक्वल टू KT। खैर वो लिखने की हमें अभी जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रोस लॉ मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर आप आइडियल गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले लो, आइडियल गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले लो तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इसको उल्टा भी पढ़ा जा सकता है कि इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। या इसे यूं भी बताया जा सकता है कि इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस आर सेम, नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी मिसाल के तौर पर आप बैलून फुलाते हो तो उसमें हवा भरते हो, नंबर ऑफ मोल्स गैस की इंक्रीज करते हो तभी उसका वॉल्यूम बढ़ता है। टायर में हवा भरी जाती है तभी वॉल्यूम बढ़ता है। हवा भरने का मकसद नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। एक मोल है तो वो 22.414 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 2 मोल है तो वो 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो लेकिन शर्त यह है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। जनरली एसटीपी रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस ऑफ एयर। तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो इनमें देखो वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है और एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स के साथ है। तो ये देखो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, इसको इक्वेशन 1 बोल दो
इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो। तीनों इक्वेशनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के, डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के, तो प्रेशर इधर आ गया। क्लियर, ये बात समझ आई? क्लियर हो गई बात? देखो इन तीन इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, इसको इसको इसको, तो ये नई इक्वेशन बन गई। यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं। V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट NT बाय P, NT बाय P। तो ये जो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट, ये कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आइडियल गैस, या इसको मोलर गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको कंबाइंड गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, कंबाइंड गैस कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये सब जो है इस कांस्टेंट के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। जनरल गैस इक्वेशन को यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है इसे R से जाहिर करते हैं, R। तो ये R क्या होता है, इस पर भी बातें करेंगे। तो इस कांस्टेंट की जगह R लिख दिया जाए, V इज इक्वल टू R NT बाय P। P को उठा करके उधर लेता हूं, यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर के मल्टीप्लाई, तो PV इज इक्वल टू nRT। ये आ गई जनरल गैस इक्वेशन की फाइनल फॉर्म। तो ये देखो, दिस इज आवर जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर कंबाइंड गैस इक्वेशन, या फिर यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, R है, R है, R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें बाकी सारे वेरिएबल हैं, P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, N भी, T भी। बॉयल्स लॉ में देखो सिर्फ दो वेरिएबल थे, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने पड़ते थे, ठीक है। चार्ल्स लॉ में V और T वेरिएबल थे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने पड़ते थे। एवोगैड्रोस लॉ में V और N ये वेरिएबल थे, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता था। लेकिन जनरल गैस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, वो क्या है, ये R है। आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसके नाम है। तो ये 4-5 नाम है, 1 2 3 4 5 नाम। तो ये पांचों के पांचों आने चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पांचों आपकी किताब में लिख रखे हैं, ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं बोला। जनरली बाकी नाम तो याद रहते हैं। ये मोलर गैस कांस्टेंट जो है ये बच्चों को याद नहीं होता, ये भाना की बुक में लिखा हुआ है, तो ये वाला खास तौर पे याद रखना है, मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। हो गया क्लियर? तो देखो इसमें क्या है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, यहां प्रेशर नंबर ऑफ मोल, यहां पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन इधर कोई चीज भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। आप प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ा दो, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दो, फिर आप कहोगे वॉल्यूम कितना होगा, ये आप बता सकते हो, हाँ बता सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम देखेंगे कैसे बताएंगे हम, देखना। देखो यहां पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है R, और R इज नथिंग बट इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और सब गैसेस के लिए ये जो R का वैल्यू है ये सेम रहता है। इसका वैल्यू जो है हम अभी निकालेंगे, इसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन। एक इसका ये वैल्यू होता है, एक इसका वैल्यू होता है 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू, ये नीचे वाला इसका SI वैल्यू है, ये इसका जनरल वैल्यू है, ठीक है ना। ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं, दोनों को इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। देखो अब ये जनरल गैस कांस्टेंट है, इसमें सब वेरिएबल है, ये प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, नंबर ऑफ मोल्स भी और टेम्परेचर भी। अगर हम इसमें चीजें कांस्टेंट कर दें, मिसाल के तौर पर बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अभी इस जनरल गैस इक्वेशन में सिर्फ R कांस्टेंट है, सभी वेरिएबल है। लेकिन अगर हम इस जनरल गैस इक्वेशन में N और T को कांस्टेंट कर दें, N और T को कांस्टेंट कर दें, अगर मैं कहूं इफ N and T are kept constant, इनको अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, यानी N और T को चेंज ना किया जाए, तो N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो ये तीन कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये तीन कांस्टेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं ना तो आंसर भी कांस्टेंट आता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू K। ये क्या आ गया, बॉयल्स लॉ आ गया, बॉयल्स का कानून आ गया।
देखो जनरल गैस इक्वेशन को हम बॉयल्स लॉ में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। हमने जनरल गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ से ही निकाली है, ठीक है, उनके कांस्टेंट्स को खत्म कर दिया है, ठीक है, फिर ये कंबाइंड गैस इक्वेशन आई है। लेकिन अगर हम इनके पार्टिकुलर चीजें हैं उनको कांस्टेंट कर दें, जिस तरह बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स और टेंपरेचर कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर दें तो वापस हमें बॉयल्स लॉ मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर जनरल गैस इक्वेशन में ये चार्ल्स लॉ वाला प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दें तो फिर हमें चार्ल्स लॉ भी मिल सकता है जनरल गैस इक्वेशन से। देखो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दो, ये देखो ये क्या है, ये प्रेशर है, ये क्या है, ये प्रेशर है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर उधर ले जाओ, PV इज इक्वल टू एनआरटी है ना, प्रेशर को उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, V इज इक्वल टू एनआरटी बटे P हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दो, जैसे चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, तो ये देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर कांस्टेंट आएगा। प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो, आंसर कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी जगह पर मैं कांस्टेंट का वर्ड यूज कर सकता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, यानी V इज इक्वल टू KT। ये क्या है, ये आपका चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स का कानून है, चार्ल्स लॉ। तो देखो इस तरीके से जनरल गैस इक्वेशन को चार्ल्स लॉ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गए बात को? अच्छा, इसी तरीके से चार्ल्स लॉ में हमने कन्वर्ट किया, इसी तरीके से एवोगैड्रोस लॉ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एवोगैड्रोस लॉ में कन्वर्ट करने के लिए टेंपरेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। देखो टेंपरेचर प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, ये देखो ये इक्वेशन ऐसे ही उठा लो, V इज इक्वल टू nRT बटे P, ये इक्वेशन ऐसे कैसे लिखते हैं? इस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट करना है एवोगैड्रोस लॉ के लिए, टेंपरेचर और प्रेशर। तो टेंपरेचर को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। टेंपरेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कांस्टेंट। P कांस्टेंट है, P से डिवाइड कर रहे हो, कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी। तो RT बाय P की जगह कांस्टेंट लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n, कांस्टेंट की जगह K लिख दूं, V इज इक्वल टू K है। ये क्या निकल करके आ गया, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ये देखो समझ आ गई बात की, किस तरीके से जनरल गैस इक्वेशन से, किस तरीके से जनरल गैस इक्वेशन से हम गैस लॉज को वापस डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा डिराइव जनरल गैस इक्वेशन एंड गिव वेरियस यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट पर आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी देखते जाओ जनरल गैस इक्वेशन डिराइव कैसे हो रही है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखोगे ऐसे डिराइव करके दिखाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसे बताओगे कि इस जनरल गैस इक्वेशन को वापस गैस लॉज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर टेंपरेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए जाएं तो ये बॉयल्स लॉ बन जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट कर दिए जाएं तो ये चार्ल्स लॉ बन जाएगा, अगर टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये एवोगैड्रोस लॉ की सूरत में सामने आएगी ये इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन की ये खूबसूरती है कि इसको गैस लॉज में वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको डिराइव भी गैस लॉ से किया गया है, इसको कन्वर्ट भी वापस किया जा सकता है गैस लॉज में। समझ आई बात, क्लियर है? आगे देखो, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए लिखें, मिसाल के तौर पर आओ 1 मोल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आ जाओ, 1 मोल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन लिखी जाए। आप जानते हो जनरल गैस इक्वेशन क्या डिराइव है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम माने कि अपने पास जो कंटेनर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है, हम कुछ और कांस्टेंट नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर रहे हैं और वो 1 मोल ले रहे हैं, सिर्फ 1 मोल ले रहे हैं। तो फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू, n की जगह 1 पुट करूं, RT। तो PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, ये आ जाएगी इक्वेशन। सॉरी, ये क्या लिख दिया, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। अब P यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेकर क्या डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी PV बाय T इज इक्वल टू R। और ये जो R है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, PV बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV बाय T की जो वैल्यू है, ये जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, कंबाइंड गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका नाम R है, PV के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय T, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू हमेशा 8.3143
3143 जाउल पर मोल पर केल्विन आएगी। समझ गए बात? क्लियर है? क्लियर हो गई बात? तो देखो जब ये चीज कांस्टेंट है, मिसाल के तौर पर पहले अगर हम करते थे कि पीवी इज इक्वल टू के है, पीवी इज इक्वल टू के है, तो हम इससे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बना सकते थे। आंसर है यस, बना सकते थे। तो यहां से भी हम बना सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। यानी अगर ये कंडीशन है P1 V1 बाय T1, ये इनिशियल कंडीशन है और इसकी वैल्यू R के बराबर है, तो फाइनल कंडीशन P2 V2 बाय T2, इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू R के बराबर है। तो दोनों तरफ से ये R का वैल्यू सेम है, तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया जाए। P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो ये भी जनरल गैस इक्वेशन की एक फॉर्म बनकर आ गई है। इससे बहुत प्यारा एमसीक्यू पूछता है, जनरल गैस इक्वेशन की इस फॉर्म से एक बहुत प्यारा एमसीक्यू पूछता है। एक्सरसाइज का सवाल है, करवाता हूं, आ जाओ एक्सरसाइज का सवाल करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। अभी देखो हमने क्या इक्वेशन निकाल ली जनरल गैस इक्वेशन से, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ निकालने सीख लिए। और जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल हमने क्या निकाली? PV बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिससे हमने इक्वेशन निकाली P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। आपसे सवाल पूछता है, बताओ इफ टेम्परेचर इज डबल्ड एंड pressure is reduced to 1/2, new volume will be। यानी हमें कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर है इसको डबल कर दिया गया है। इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना दे रहा है? इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना दे रहा है? T दे रहा है। और इनिशियल प्रेशर हमें कितना दे रहा है? इनिशियल प्रेशर हमें कितना दे रहा है? वो P दे रहा है। तो हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या किया है? टेम्परेचर को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। यानी हमें फाइनल टेम्परेचर हमें कितना दे रहा है? 2T दे रहा है। 2T डबल कर दिया है। इसी तरीके से हमें फाइनल प्रेशर जो है वो कितना दे रहा है? 1/2 कर दिया है, यानी P/2 कर दिया है। और हमसे पूछ रहा है, अगर बताओ इनिशियल वॉल्यूम V था तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? बताओ। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। आइए, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। इसका इस्तेमाल किया जाए। P1 क्या है अपने पास? जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है? दैट इज P, वो सिर्फ और सिर्फ P है। V1 इनिशियल वॉल्यूम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ V है। ये पुट कर दिया। और यहां पर जो T1 है इसका वैल्यू, इनिशियल टेम्परेचर क्या है? वो T है। और दूसरी तरफ T2 का वैल्यू यानी फाइनल प्रेशर कितना है? P/2 है। कितना है? P/2 है। P/2। और V2 कितना है? V2 फाइनल वॉल्यूम जो हमें निकालना है, V2 ही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। डिवाइडेड बाय T2 कितना है? 2T, फाइनल टेम्परेचर दुगना हो गया है यानी 2T हो गया है। ऐसे तो इसको सॉल्व करो। PV बाय T इज इक्वल टू PV2 डिवाइडेड बाय 2। ये V2 जो है छोटा लिखा जाएगा क्योंकि ये फाइनल वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। 2 इधर लिखा जाएगा और यहां पर डिवाइडेड बाय 2T। ये स्टेप समझ में आया? ऐसे लिख दिया। अब ये डिवीजन है, डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 1/2T करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2T करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में आया? क्लियर है? तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? PV बाय T इज इक्वल टू PV2 डिवाइडेड बाय 4T। ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 4T बन जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? क्लियर है? इससे अगला स्टेप देखो, यहां पर देखो ये T इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये T उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बन जाएगी PVT। T उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो 4PVT ये इक्वेशन बन जाएगी। और नीचे डिनोमिनेटर में उस तरफ क्या है? T पहले से मौजूद है। ये P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो TP उधर क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ V2 बच जाएगा। क्लियर हो गई बात?
ये देखो कैंसिल करो, ये टी उड़ गया, पी से पी उड़ गया, तो यहां पर ये जो V2 का वैल्यू आया ये कितना आया 4V आया। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। टेम्परेचर डबल करने पर और प्रेशर हाफ करने पर हमारा वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। यानी आप इस तरीके से भी देख सकते हो, आपने प्रेशर आधा किया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। आपने टेम्परेचर डबल किया वॉल्यूम उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 का डबल 4 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। और इस तरीके से अगर आपको निकालना ज्यादा अच्छा लगे तो ये भी अडॉप्ट कर सकते हो। आमतौर पर यही सवाल आता है कि इफ टेम्परेचर इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 न्यू वॉल्यूम विल बी 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता दिया। एक दफा 2019 में पेपर हुआ था मुल्तान बोर्ड का, उसने चालाकी की थी कि उसने इस स्टेटमेंट को घुमा दिया। आमतौर पर यही स्टेटमेंट आती है जो मैंने लिखी हुई थी, तो उसने ना इस स्टेटमेंट को घुमा दिया क्योंकि बच्चे मॉडल पेपर करते रहते हैं, बार बार यही स्टेटमेंट रिपीट होती है, तो जैसे ये स्टेटमेंट देखते हैं फौरन 4V का आंसर टिक कर देते हैं। तो एक दफा उसने स्टेटमेंट को घुमा दिया। किस तरीके से दे दिया देखो, उसने स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे दिया, इफ प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 1/2, अब बताओ न्यू वॉल्यूम विल बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख करके ऑप्शन में जो है 4 टाइम्स का ऑप्शन भी दे दिया। बच्चों ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4V हमारे दिल की बात कहती, 4V पर टिक कर दो। तो जिन्होंने पढ़ के जो है MCQ टिक किए वो तो ठीक कर रहा है, जिन्होंने ऐसे ही लगा दिए तो काफी सारे बच्चे गलत भी कर रहे थे। तो जो है जब भी MCQ आए तो उसको पढ़ना, चाहे आपने जितनी दफा किया हुआ हो उसे लाजमी पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसे टिक नहीं करना। तो देखो आओ इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ प्रेशर इज डबल्ड, यानी इनिशियल प्रेशर हमें P दिया है और फाइनल प्रेशर P2 2P दिया है, प्रेशर डबल कर दिया है। ठीक है, जो हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है T1 वो कितना है T है, ठीक है, और जो फाइनल टेम्परेचर T2 है वो कितना कर दिया है आधा, रिड्यूस टू 1/2 यानी T/2 कर दिया है। हमें कहा है कि इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। अब यहीं से भी अंदाजा लगा सकते हो, प्रेशर डबल किया है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन, प्रेशर डबल करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आधा, और टेम्परेचर आपने क्या कर दिया है आधा कर दिया है। टेम्परेचर वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन, तो टेम्परेचर आधा करने पर वॉल्यूम और भी आधा हो जाएगा, आधे का आधा हो जाएगा, और आधे का आधा कितना होता है 1/4, 1/4। तो इसका आंसर निकलेगा 1/4V ये निकलेगा। तो आओ निकाल करके देखते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। P1 कितना है P है, V1 कितना है V है, T1 कितना है T है, P2 कितना है 2P है, V2 हमें फाइंड करना है और T2 कितना है T/2 है। तो बट्टे का बट्टा हमेशा ऊपर जाता है, बट्टे का बट्टा हमेशा ऊपर जाता है। कैसे ऊपर जाता है आओ दिखाता हूं। ये देखो ये डिवाइडेड बाय T/2 है ना, तो इसको यूं कर लो, यूं लिख लो समझने के लिए, डिवाइडेड बाय T/2। ये देखो ऐसे लिख लो, इसको लिख लिया। अब देखो ये डिवीजन है तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं तो यहां पर PV/T है, तो ये कितना हो गया 2PV2, डिवीजन है, इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं 2 ऊपर T नीचे, 2 ऊपर और ये T नीचे, ऐसे हो जाएगा ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो PV/T इज इक्वल टू 4PV2/T। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, T इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो T PV/T ऐसा कुछ बन जाएगा, और यहां पर P मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, P मल्टीप्लाई उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा V2 के। तो देखो T से T कटा, T से P कटा, जवाब आया V/4, यानी हमारा जो V2 है वो किसके बराबर आया V/4 के। देख लिया, ये बोर्ड के MCQs है, इस तरीके से आपसे MCQs पूछे जाएंगे। क्लियर हो गई जनरल गैस इक्वेशन, MCQs करने आ गए। अब हमें देखना है जनरल गैस कांस्टेंट, या जिसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोला, या जिसे मोलर गैस कांस्टेंट भी बोला, या जिसका एक और नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन या 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन लिखा। तो आओ देखते हैं इसका ये वैल्यू निकलता भी है या नहीं निकलता। देखो
हम बात करने लगे हैं आर के बारे में। आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है, या इसका दूसरा नाम आइडियल गैस कांस्टेंट, या कंबाइंड गैस कांस्टेंट, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या मोलर गैस कांस्टेंट, ये सब नाम है। तो जिस तरीके से न्यूटन के लॉ में F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, वो जो G है बड़े वाला G जिसका वैल्यू 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर रहता है, तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तमाम आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो आओ देखो इसका वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। इस R का वैल्यू निकालना है, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड, PV बाय n बराबर आएगा RT के। T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड, तो PV ओवर NT इज इक्वल टू R, या R इज इक्वल टू PV बाय NT। अब इसका जो वैल्यू निकाला जाएगा वो एवोगैड्रोस प्रिंसिपल के तहत निकाला जाएगा। एवोगैड्रोस प्रिंसिपल, एवोगैड्रोस प्रिंसिपल इस मेथड का नाम है। तो आप जानते हो आइडियल गैस का अगर 1 मोल हो, आइडियल गैस का अगर 1 मोल हो, उसे STP यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो वो 22.414 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यानी यहां पर डाटा लिख देता हूं कि अगर गैस का 1 मोल हो, 1 मोल, उसका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो, टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन हो, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.414 dm3, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो देखो बस हमें क्या करना है, NPTV की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। तो R इज इक्वल टू N कितना है, सबसे पहले P कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। V कितना है? 22.414 लीटर्स, डिवाइडेड बाय N कितना है? 1 मोल, और टेम्परेचर 273 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो R का वैल्यू 0.0821 निकल करके आएगा। तो ये देखो, ये लीटर, ये एटमॉस्फेयर, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर, ये मल्टीप्लाई हो गए, मोल नीचे है तो मोल -1 लिखेंगे, ऊपर आकर के -1 हो जाएगा, और केल्विन नीचे है तो ये K -1 हो जाएगा। तो ये जनरल गैस कांस्टेंट की एक वैल्यू निकल आई, एक वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से और वैल्यूज भी जनरल गैस कांस्टेंट की निकाली जा सकती हैं। कैसे? ये जो वैल्यू निकली है ये आम यूनिट्स में है, ये आम यूनिट्स में है जो जनरली यूज होते हैं। अगर इसकी वैल्यू SI यूनिट्स में निकालना चाहें तो SI में भी निकाल सकते हैं, वो भी एवोगैड्रोस प्रिंसिपल के मुताबिक निकलेगी। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस प्रिंसिपल, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल हो, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल ही होता है, तो मोल में ले लिया, 1 मोल हो और उसको प्रेशर 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा जाए, इतने प्रेशर पर उसको रखा जाए, तो इतना ये प्रेशर है ये SI में है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है प्रेशर का SI यूनिट होता है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में पढ़ा चुका हूं पहला क्लास इस चैप्टर का, ठीक है ना? हाँ, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन होता है, तो 273.16 केल्विन। अगर 1 मोल गैस को 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर में और 273.16 केल्विन पर रखा जाए तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.414 लीटर, ठीक है। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है वो लीटर नहीं होता, वो क्या होता है? वो मीटर क्यूब होता है, वो मीटर क्यूब होता है। तो 22.414 लीटर्स को डीएम क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहां डेसी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। फिजिक्स वाले कहते हैं कि अगर प्रीफिक्स के साथ कोई यूनिट लिखा हो तो ये जो पावर है ये प्रीफिक्स पर भी आती है, ये पावर प्रीफिक्स पर भी आती है और यूनिट के ऊपर भी आती है, तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। तो 22.414 डेसी का भी क्यूब और मीटर का भी क्यूब ऐसे लिखा जाएगा। डेसी की वैल्यू 10⁻⁻1 होती है फिजिक्स में, 22.414 डेसी की वैल्यू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इस पर क्या है? क्यूब है, इस पर क्या है? क्यूब है, और साथ मीटर क्यूब, ठीक है। ये -1 और 3 -3 हो जाएगा। 22.414 क्रॉस 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, ये जवाब आ जाएगा।
तो 22.414 लीटर 22.414 क्रॉस 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। या इसे अगर सही से करके लिखा जाए तो पॉइंट को इधर मूव करो 10⁻² हो जाएगा, इधर मूव करो 10⁻1 हो जाएगा, एक जीरो लगा करके उधर मूव करो 10⁻0 हो जाएगा खुद। तो इसको नॉर्मल 0.022414 मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। यदि देखो पॉइंट को इधर मूव किया 10⁻² हो जाएगा, फिर इधर मूव किया 10⁻1 और एक जीरो भी लगा दिया तो फिर जो है पावर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये देखो इस तरीके से लिख सकते हो आप इसे। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा 0.022414 मीटर क्यूब। तो ये देखो ये आर का एक्सप्रेशन निकाल रखा है हमने, आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एनटी, वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। आर बराबर आएगा, प्रेशर कितना है 10⁻25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 0.022414 मीटर क्यूब, 0.022414 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने ले रखे हैं 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 मोल। और टेम्परेचर कितना है 273.16 केल्विन। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करो तो जवाब आएगा R इज इक्वल टू 8.3143, ये जवाब आएगा। अब यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स देखो, ये देखो ये क्या है, ये न्यूटन है तो न्यूटन का न्यूटन लिख दो। ये m-2 है, ये m+3 है, तो -2 और +3 कितना आएगा +1, तो मीटर की पावर +1। ये मोल नीचे है, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो मोल -1, और ये के नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो k -1, ये हो जाएगा। और आप जानते हो कि 1 न्यूटन मीटर 1 जाउल के बराबर होता है, तो R की यूनिट्स बन जाएंगे 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये शॉर्ट में आपसे पूछता है कि ऐसा यूनिट्स में R का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ऐसे फॉर्म बनानी है, फिर उसके बाद एवोगैड्रोस प्रिंसिपल का हवाला देना है और बताना है कि एसआई में अगर देखा जाए एवोगैड्रोस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1 मोल 10⁻25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पर 273.16 केल्विन पर और 0.022414 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो R बराबर है PV बाय NT के, तो R इसमें वैल्यूज पुट करो, यूनिट से खेलो, कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, तो R बराबर आएगा 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो ये जो जाउल है ये किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है, वर्क या एनर्जी का यूनिट है, वर्क या एनर्जी का यूनिट है। तो ये जो 8.3143 है इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिट्स को मिला करके देखते हैं। आओ देखो जाउल किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो ये जनरल गैस कांस्टेंट हमें क्या कहता है, सुनो गौर से सुनो, 1 मोल गैस देखो पर मोल है, 1 मोल गैस का पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 8.3143 जाउल। 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 8.3143 जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है जनरल गैस कांस्टेंट का मतलब। ठीक है, 1 मोल गैस के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो 8.3143 जाउल एनर्जी जो है आपको देनी पड़ेगी। या यूं कहा जा सकता है 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको 8.3143 जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चेंज बराबर आता है। देखो कैसे, सुनो 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 सुनो, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, इसका जो चेंज है डेल्टा टी वो कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 कितना आएगा 1 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज है। अच्छा केल्विन में देखो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया 273 से 274 केल्विन किया, तो इसका जो डेल्टा टी है कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 274 माइनस 273 कितना आएगा 1 केल्विन। ये देखो तो चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम आता है। तो इसे यूं कहा जा सकता है कि 1 मोल गैस का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है R का वैल्यू, और वो कितना है 8.3143। 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 8.3143 जाउल एनर्जी लगेगी। इसी तरीके से इस वाले कांस्टेंट को देखो, इसमें देखो ये देखो इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में फर्क देखो, एक तो वैल्यू का फर्क है, दूसरा इस यूनिट का फर्क है, इस यूनिट का पर मोल और पर केल्विन सेम है।
तो इन दो इक्वेशन को अगर कंबाइन करो, इनके यूनिट्स को देखो, कंपेयर करो, तो देखो ये जो डीएम क्यूब एटीएम है, डीएम क्यूब एटीएम, इसकी जगह क्या है, जाउल। तो जाउल क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो इसका मतलब ये डीएम क्यूब और एटीएम ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी एनर्जी के यूनिट्स होंगे, ये भी एनर्जी के यूनिट्स होंगे। तो डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय एटीएम ये भी एनर्जी के यूनिट्स होंगे, ठीक है। यानी जब जब आप प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तब तब एनर्जी आएगी। देखो प्रेशर की यूनिट होते हैं मीटर क्यूब, प्रेशर की यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के मीटर क्यूब। तो ये देखो -2 + 3 m की पावर 1 आएगी, तो ये न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर जाउल के बराबर है, न्यूटन मीटर जाउल के। तो जब जब प्रेशर, ये क्या है, डीएम क्यूब वॉल्यूम का है, एटीएम प्रेशर का है, जब जब वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स कंबाइन होंगे तो बनने वाले यूनिट्स किसके होंगे, एनर्जी के होंगे। तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखने से क्या पता लगेगा कि अगर 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। या यूं बोल सकते हो कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि केल्विन और डिग्री सेल्सियस का चेंज बराबर निकल करके आता है, 1 मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बोर्ड में एमसीक्यू आ जाता है कि लीटर एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ, तो आपने बोलना है एनर्जी का यूनिट है। जिस तरीके से जाउल एनर्जी का यूनिट है, इसी तरीके से लीटर एटमॉस्फेयर भी एनर्जी का यूनिट है, न्यूटन मीटर भी एनर्जी का यूनिट है। क्लियर ये बातें क्लियर हुई, समझ आ गई भाई ये बातें। आर की यूनिट्स निकाल लोगे अब, एसआई में इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फाइनली पूछेगा कि डिराइव द यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट इन एसआई। अब देखो इन यूनिट्स को कन्वर्ट भी किया जा सकता है, आओ इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखें, इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखें। ये देखो आप जानते हो कि यहां पर देखो ये जो प्रेशर की यूनिट्स हैं, प्रेशर की यूनिट्स ये 1 एटमॉस्फेयर है। तो इस 1 एटमॉस्फेयर की जगह अगर हम कुछ और लिख दें, क्योंकि आप जानते हो कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 760 mmHg के, या फिर ये बराबर होता है 760 टॉर के। तो अगर इस एटीएम की जगह, सिर्फ इस एटीएम की जगह 760 mmHg या 760 टॉर लिख दूं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी आर की। देखो कैसे हो जाएगी, आर का वैल्यू निकल करके आएगा, पहले क्या है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू है। इस एटमॉस्फेयर की जगह, 1 एटमॉस्फेयर की जगह 760 mmHg पुट कर रहा हूं, तो देखो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर की जगह 760 mmHg और साथ पर मोल पर केल्विन, वैसे का वैसा। क्लियर, ये स्टेप समझ में आया और समझ आ गया ये स्टेप। अब देखो 0.0821 इसको 760 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से, तो इसका जवाब आएगा 62.4 डीएम क्यूब mmHg मोल -1 और k -1। तो ये देखो ये डीएम क्यूब और mmHg ये क्या है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर है। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर के यूनिट्स एनर्जी के यूनिट्स होते हैं। तो 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 62.4 लीटर्स mmHg। ये 1 mmHg 1 टॉर के बराबर होता है, तो इसकी मैं यूं भी लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू 62.4 डीएम क्यूब यानी लीटर, और इसकी जगह पर टॉर पर मोल पर केल्विन। तो देखो टॉर के हिसाब से ये बता दिया कि 1 मोल गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 62.4 लीटर टॉर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। समझ आ गई। अच्छा तो ये देखो एक डीएम क्यूब जो है, एक डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब 10 पावर -3 लीटर्स के बराबर होता है। 1 डीएम क्यूब 10 पावर -3 सॉरी 10 पावर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ना, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा चलो अभी देखो 10 पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। सॉरी ये जो 1 डीएम क्यूब जो है ये 1 लीटर के बराबर होता है। डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज है, इससे लीटर पढ़ सकते हो। 1 डीएम क्यूब या 1 लीटर 10 पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है, 10 पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर बात सुनो 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 सुनो, अगर यहां पर इस तरफ मैं 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करता हूं उस तरफ, तो मुझे इस तरफ भी 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 पावर -3 डीएम क्यूब बराबर है 10 पावर -3 मीटर क्यूब के। तो ये बन जाएगा -3 -3 -6 हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 10 पावर -3
डीएम क्यूब बराबर है 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब के। तो यहां पर देखो सुनो, 10 पावर माइनस 3 डीएम क्यूब, इसकी जगह मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। तो क्योंकि देखो ना, सेंटी की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 2। सुनो सुनो सुनो, ये स्टेप समझ में आया था ना, ये वाला स्टेप देखो, इस स्टेप से क्या हुआ था, 10 पावर माइनस 3 डीएम क्यूब बराबर हमने निकाला 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब के। 10 पावर माइनस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 पावर माइनस 2 का क्यूब, और यहां पर मीटर क्यूब बराबर है 10 पावर माइनस 3 डीएम क्यूब के। तो 10 पावर माइनस 3 डीएम क्यूब बराबर है सेंटी का क्यूब और मीटर का क्यूब। तो जो सेंटी का क्यूब और मीटर का क्यूब है, फिजिक्स कहती है इसे एक ही दफा लिखो, यानी इसे सेंटीमीटर क्यूब लिखो। तो 10 पावर माइनस 3 डीएम क्यूब यानी लीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। इस 10 पावर माइनस 3 को उठा करके उधर ले जाऊं तो 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो 1 डीएम क्यूब बराबर है 10 पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब की। ये रिलेशन निकल करके आ गया, यानी इसका क्या मतलब हुआ, 1 लीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब की, यानी 1 डीएम क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब की। या 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। मिली का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 होता है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो इन दो रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये रिलेशन निकालने सिखा दिए, अगर पहले से पता थे तो अच्छी बात है, नहीं पता थे तो अभी सीख लिए हैं तुमने। आओ जी, इसको भी इधर से मिटा दिया जाए क्योंकि जगह थोड़ी सी बच जाए, ताकि हमें बाद में कोई और काम करना पड़ सके तो हम वो कर सकें। तो देखो इस डीएम क्यूब की जगह यहां पर जो डीएम क्यूब लिखा है इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। आओ लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू 62.4, 1000 10 पावर 3 होता है, क्रॉस 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, टॉर पर मोल पर केल्विन। देखो R इज इक्वल टू 62.4 को 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, 62 पॉइंट को इधर ले जाऊं, फिर जीरो लगाओ, फिर जीरो लगाओ, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो देखो R इज इक्वल टू 62400 मिलीलीटर टॉर पर मोल पर केल्विन। ये देखो समझ में आ गया, देखो किस तरीके से हमने निकाल लिया। क्लियर है ना बातें। अच्छा एक फाइनल लास्ट बात, जनरल गैस कांस्टेंट के हवाले से एक और लास्ट बात, सुनो 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 सुनो। यहां पर देखो ये जो जाउल है, जाउल लिखा हुआ है। अब इस जाउल की और वैल्यू पुट करते हैं। एक यूनिट होता है एनर्जी का कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जाउल के। आपकी बुक का बिल्कुल लास्ट पेज वहां पर लिखा है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल। तो ये बोर्ड का एमसीक्यू भी आता है कि 1 कैलोरी कितने जाउल के बराबर है, तो आप बोलोगे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल। ये एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड का, निशान लगाना इस पर। तो देखो यहां से अगर जाउल का वैल्यू निकालना है तो 4.184 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर 4.184 कैलोरी ये बराबर है 1 जाउल के। तो देखो 1 जाउल का एक वैल्यू और हमने निकाल लिया। यहां पर जाउल की जगह 1 डिवाइडेड बाय 4.184 कैलोरी पुट कर सकता हूं। तो देखो जाउल की जगह R इज इक्वल टू 8.3143, जाउल की जगह 1 डिवाइडेड बाय 4.184 कैलोरी पुट कर रहा हूं, जाउल की जगह 1 डिवाइडेड बाय 4.184 कैलोरी पुट कर दिया, 7 पर मोल पर केल्विन वैसे का वैसा लिखा रहने दिया। तो 8.3143 को 4.184 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.989, 7 यूनिट कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये देखो ये निकल आया। अच्छा एक और चीज, ये जो 1 जाउल होता है ना ये 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यहां पर लिखता हूं 1 जाउल 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये अर्ग क्या है, ये सीजीएस यूनिट है, ये एनर्जी का सीजीएस यानी सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड वाला जो सिस्टम था उसका यूनिट है। ये जो जाउल है ये एसआई यूनिट है, ये एमकेएस सिस्टम में होता है। यूनिट्स के काफी सारे सिस्टम है, एसआई, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम है, फुट पाउंड सेकंड ये वाला सिस्टम होता है। तो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला सिस्टम होता है। तो ये 10 पावर 7 अर्ग निकलता कैसे है, सुनो सुनो सुनो।
1 जाउल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन का वैल्यू सुनो, न्यूटन का वैल्यू 1 kg, ms नेगेटिव 2 होता है, 7 m आ गया। तो यहां पर देखो ये 1 kg m, ये m और ये m स्क्वायर हो जाएंगे और s -2 हो जाएगा। तो आप जानते हो 1 ग्राम जो है 1 किलोग्राम, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो इस किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दूं, 1000 ग्राम लिख दूं। 1 मीटर जो है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दूं, इसका स्क्वायर ले लूं और s -2 ये वैसे का वैसा खड़ा है, s -2 वैसे का वैसा खड़ा है। तो ये देखो ये 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 है, 100 होता है 10 पावर 2, 10 पावर 2 का स्क्वायर है तो 10 पावर 4 ग्राम cm स्क्वायर s -2 ये आ गया। तो 10 पावर 3 और 10 पावर 4 ये मिलकर के बन जाएंगे 10 पावर 7, 10 पावर 7। और ये g cm स्क्वायर s -2 को हम लिखते हैं अर्ग, इसका एक नाम है अर्ग। तो 1 जाउल जो है 10 पावर 7 अर्ग्स के बराबर है, 1 जाउल 10 पावर 7 अर्ग्स के बराबर है। तो इधर 1 जाउल की जगह 10 पावर 7 अर्ग्स पुट कर देता हूं, तो r इज इक्वल टू 8.3143 क्रॉस 10⁻⁷ अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। या इस 10 पावर 7 को खत्म करना है तो यूं हो जाएगा 83143, 4 दफा चले गए, 3 0 और अर्ग पर मोल पर केल्विन। यानी अगर 10 पावर 7 लाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर पॉइंट लाना पड़ेगा। तो पॉइंट जो है वो हमने आगे भेज दिया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स उस तरफ भेज दिया। तो ये 10 पावर 7 खत्म हो गया, ठीक है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन। तो ये जो अर्ग वाला है ये आपके टॉपिक में नहीं है, ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है, एक्सरसाइज का सवाल। एक्सरसाइज की पता नहीं स्पेलिंग तो अब याद ही नहीं है, एक्सरसाइज CISC होते हैं मेरे ख्याल से, यही कुछ स्पेलिंग होते हैं एक्सरसाइज के, पता नहीं होते होंगे यही स्पेलिंग। तो खैर ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है ना। तो ये R है भाई, जैसे भी स्पेलिंग है बस काम चला लेना। तो ये एक्सरसाइज का सवाल है। तो ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखो तो आपने ये ऐड करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन एंड गिव वेरियस यूनिट्स ऑफ R। आप जो है यहां तक लिखोगे, अब तक हमारी जितनी बातें हो चुकी हैं यहां तक बातें की जाएंगी। उसके बाद हमने जनरल गैस इक्वेशन की मदद से डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस ये फाइंड आउट करनी है। आ जाओ, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस हमारा आखिरी टॉपिक है और बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो न्यूमेरिकल वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट में न्यूमेरिकल आता है, शॉर्ट में, ठीक है ना, वो आपको करवा दूंगा। और ये बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ यू कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। तो देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, ये देखो, आप सभी जानते हो हम क्या कैलकुलेट करने लगे हैं, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस की डेंसिटी। तो आप जानते हो कि PV बराबर है nRT के। ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और मोल्स बराबर होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के, यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं m/m के, ऐसे लिखा जाता है ना। तो PV इज इक्वल टू n की जगह m/m लिख दो, m डिवाइडेड बाय m RT, ये बन गया। ऐसे हो गया, ये जो m है इसको उठा करके उधर ले जाओ, तो PM इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v RT। तो m/v क्या होता है, डेंसिटी होता है d, तो ये बन गया dRT इज इक्वल टू PM। तो PM इस RT को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, RT इज इक्वल टू d। तो ये इक्वेशन आ गई, d इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो ये देखो, ये इक्वेशन ऐसे निकल करके आती है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह m/m पुट किया, m को उधर ले गए, v को इधर ले आओ, m/v डेंसिटी बन गया, RT को उठा करके उधर ले आए, PM अपॉन RT, ये एक्सप्रेशन आ गया डेंसिटी का। अच्छा, बोर्ड में एक दफा ऐसे शॉर्ट भी पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। मोलर मास का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन। तो आओ जी, मोलर मास एक्सप्रेशन देखो, PV इज इक्वल टू nRT होता है, n की जगह m/m पुट करूं, PV इज इक्वल टू m/m RT, ठीक है। मोलर मास एक्सप्रेशन बुक में नहीं निकाल रखा, तो आप साइड पे निकाल लो, क्योंकि बोर्ड में ये शार्ट आया हुआ है और मैं नहीं चाहता कि कोई आपका शार्ट गलत हो। तो यहां पर देखो PV जो है, अच्छा V को उठा करके इस तरफ इधर ले जाओ, M को उठा करके उधर ले आओ,
m को उठा करके उधर ले जाओ, पी एम हो जाएगा, v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, m ओवर v, ये आर टी ये बन जाएगा। ठीक है, तो m ओवर v क्या है, d है, m ओवर v मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये बन गया पी एम। हमें किसका एक्सप्रेशन निकालना है, m का, तो m को इधर रहने दो, p को उधर ले जाओ, p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड, तो डी आर टी बाय पी, ये बन गया एक्सप्रेशन आपके मोलर मास का। या फिर यहीं से भी आप बना सकते हो, इधर से ही, ये देखो P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो M बन जाएगा M ओवर PV RT। ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आप उसे निकाल करके दिखाओगे। ठीक है, ये 2 दफा शॉर्ट आ चुका है बोर्ड में, तो ठीक है ये कर लो, हो सकता है तुम्हारी बारी कहीं ना आ जाए। तो बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखो यहां पर टेम्परेचर की जो वैल्यू पुट करनी है वो एसआई में करनी है, एसआई में। ठीक है, बाकी जो यूनिट है आर के वो कंडीशंस के मुताबिक, अगर ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर दे रखा है तो फिर ये वाली 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वाली जो है आपने वैल्यू यूज करनी है। अगर आपको एसआई में दे रखा है गिवन डाटा, तो फिर आपने एसआई वैल्यू कौन सी 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये वाली वैल्यू आपने यूज करनी है। अभी जो है प्रेशर जो है एटीएम में दे रखा है, तो फिर ये वाला कांस्टेंट यूज होगा। तो देखो हम जानते हैं D इज इक्वल टू PM अपॉन RT होता है, D इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, M कितना दे रखा है, मीथेन का मास कितना होता है 16 होता है, 16 ग्राम पर मोल ये होता है। तो आप जानते हो कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन का मास 4, 12 जमा 4 16। आर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये देखो ये बन गया। और साथ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो देखो ये K-1 है और ये K है, K से K कट गया, यहां पर देखो पर मोल है, ऊपर पर मोल है, ये कट गया। ये दोनों इनवर्स, ये इनवर्स में थे और ये पॉजिटिव में था, तो ये दोनों ऐसे नीचे कैंसिल आउट हो गए, मोल -1 और मोल -1 ऊपर नीचे हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये देखो ये एटीएम और एटीएम ये कैंसिल आउट हो गए। तो देखो जो डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी इसको करो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर अपने पास नहीं है, जहां तक मुझे याद पड़ता है इसका वैल्यू 0.71 आता है, 0.71 ग्राम पर डीएम। तो देखो सारे यूनिट कैंसिल हो गए हैं, ऊपर ग्राम बचा है, नीचे डीएम क्यूब बचा है, तो ग्राम पर डीएम क्यूब, डीएम ऐसे -3 आएगा क्योंकि डीएम नीचे +3 में है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और 16 को डिवाइड करो 0.0821 से, ये लगभग जो है, नहीं यार 0.71 आंसर नहीं आएगा इसका जो है आंसर, ये ज्यादा आंसर आएगा इसका आंसर। खड़ो 1 मिनट, इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, रुको। कैलकुलेटर तो अपने पास है नहीं, तो जहां इसको पहले सॉल्व किया था वहीं जो है इसको चेकआउट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही आंसर आएगा 0.71 ग्राम पर डीएम क्यूब। यहां से 16 डिवाइडेड बाय 0.0821 और 7 डिवाइड करना है 273 से भी डिवाइड करना है। पहले इसको और 273 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए 16 ऊपर रख के उस आंसर से डिवाइड कर देना है, तो यही आंसर आएगा 0.71 ग्राम पर डीएम क्यूब या ग्राम पर लीटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट होती है। 2 दफा ये शॉर्ट भी आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, 2-3 दफा ये न्यूमेरिकल भी पूछ चुका है बोर्ड में, शॉर्ट में पूछ चुका है, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में। हाँ, जब इससे लॉन्ग सेट होता है तब तो इधर से जो है न्यूमेरिकल आता होता है, अगर न्यूमेरिकल हो इधर से। तो दैट वाज ऑल अबाउट जनरल गैस इक्वेशन, पूरी जान लगा दी। अब फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले क्लास में विद एवोगैड्रोस लॉ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।